दोस्तों, मेरा विषय है कोरोना वायरस के बाद का शिक्षा और वैज्ञानिक जागरूकता। सबसे पहले मैं अपने संगठन के बातों से अपनी बात को शुरू करूंगा। हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति से हैं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति जन विज्ञान आंदोलन का उपज है। जन विज्ञान आंदोलन ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क, जो भोपाल कैश कांड के बाद इसका स्थापना हुआ था, और यह माना जाता है कि पूरे दुनिया में जन विज्ञान आंदोलन एक यूनिक संगठन है। उस आंदोलन ने भारत सरकार के विशेष आग्रह पर 1990 में साक्षरता आंदोलन शुरू करने के लिए 22 दिसंबर 1989 में भारत ज्ञान विज्ञान समिति का स्थापना हुआ। एर्नाकुलम के मॉडल के आधार पर पूरे देश में साक्षरता आंदोलन का शुरुआत हुआ। साक्षरता आंदोलन में 15 करोड़ लोग साक्षरता केंद्र में आए, असाक्षर साथी, और 1,50,00,000 स्वयंसेवक इस आंदोलन में शामिल हुए। कहा जाता है आजादी के लड़ाई के बाद दूसरी आजादी के लड़ाई के रूप में इस आंदोलन को आप ले सकते हैं, जहां इतने बड़े तादाद में आकर्षित करना चाहेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले समाचार पत्र में देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ, जब पूरा लॉकडाउन था, उस समय योगी आदित्यनाथ कोटा से, आगरा से बस भेज करके 12,000 बच्चों को लाते हैं। इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि कोटा एक बहुत बड़ा कोचिंग का सेंटर है। इस प्रकार का कोचिंग का सेंटर पूरे देश में दिल्ली, कानपुर, पटना एक कोचिंग का हब है। कोटा में जो छात्र पढ़ते हैं वो बड़े व्यापारी, सरकारी पदाधिकारी, बिजनेसमैन और उसके साथ मीडिया के लोगों के बच्चे कोटा में रह करके कोचिंग लेते हैं। नतीजा ये है कि जब 2 करोड़ मजदूर रास्ते में है, उस समय कोटा में विशेष बस छोड़कर भेज करके उन बच्चों को मंगाना पड़ता है। इससे भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में पता चलता है कि क्या स्थिति है। दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो इन कोचिंग संस्थानों से हजारों लड़के, चाहे वह एलएन हो, बंसल हो, फिटजी हो, जहां हजारों हजार छात्र पढ़ते हैं, और जब रिजल्ट होता है आईआईटी और मेडिकल का, तो यहां से हजारों बच्चे निकलते हैं। आप कह सकते हैं कि 85% बच्चे इन संस्थानों से निकलते हैं। इसका कारण, और इसके बाद जो 15% है वो साधारण घर के बच्चे होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा 2 भागों में भारतवर्ष का बटा हुआ है। एक तरफ अमीरों का शिक्षा, दूसरे तरफ गरीबों का शिक्षा। गरीब बच्चे या तो पढ़ने के बाद 15-20 किलोमीटर साइकिल से जाकर के पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद अगर उनको नौकरी होता है तो अकुशल मजदूरों का काम मिलता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण के बाद शिक्षा में कितना बड़ा संकट आया। दूसरे तरफ हम जब वैज्ञानिक जागरूकता का बात करते हैं तो 23 अप्रैल में प्रभात खबर में एक न्यूज आया था। क्या न्यूज आया था? मेदिनी ज्योतिषी के आधार पर जून से कोरोना संकट खत्म हो जाएगा, सितंबर में समाप्त हो जाएगा। उसमें यह बताया कि बृहस्पति और जो शनि राशि है वो धनु राशि में आकर के केतु के साथ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बताया गया कि अब आप जब विज्ञान में देखोगे तो कहीं केतु ग्रह ही नहीं है। तो इसका, और ये डिपार्टमेंट है, रांची विश्वविद्यालय का ज्योतिषी डिपार्टमेंट है, जो यह इस तरह का बताता है। जब पूरे दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित है कि हम कोरोना वायरस का दवा कहां से लाएंगे, कैसे हम आविष्कार करेंगे, कैसे इतना बड़ा आंदोलन, माने इतना बड़ा महामारी को रोकेंगे, इस समय अगर इस प्रकार का बात होता है तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं वैज्ञानिक चेतना से हट करके और अंधविश्वास के तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि कोविड-19 के बाद का शिक्षा कैसा होगा। कोरोना वायरस पूरे दुनिया के लिए महाविपता है। दुनिया के विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, रोम, ये सारा देश जो है कोरोना वायरस, एक छोटा सा कोरोना वायरस के सामने घुटना टेक दिया है। ये सारे देश विकसित हैं। यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य काफी आगे है, लेकिन उसके बाद भी इनको घुटना टेकना पड़ा। क्यों? इसको हम शिक्षा के साथ जोड़ करके देख सकते हैं कि वहां का जो शिक्षा व्यवस्था है वो 1980 के दशक से ही वहां का शिक्षा व्यवस्था लाभ कमाने के लिए हो गया।
लोगों में इतना लालच हो गया कि नीड और ग्रीड में फर्क बदल गया। नीड और ग्रीड में लोगों का फर्क बदलने के कारण लोग प्रकृति माने व्यक्तिवादी हो गए और इसको उत्तर आधुनिकता के नाम कुछ विद्वान लोग देने लगे। मानवता पक्ष कमजोर होने लगा शिक्षा में। इस समय जबरदस्त प्रकृति का दोहन भी हो गया। विकसित देश मानव के विकास के हथियार बनाने लगे और ज्यादा से ज्यादा विकास के हथियार, जिससे शिक्षा का अवमूल्यन हुआ। 1990 के बाद भारत की भी स्थिति करीब करीब ऐसा ही है। भारत में भी शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बट गया है। एक तरफ अमीरों का शिक्षा, अमीर बच्चों के लिए बेहतर कोचिंग संस्थान, बेहतर महाविद्यालय, बेहतर स्कूल, और दूसरे तरफ गरीब बच्चों के लिए जो है पढ़ाई का जो व्यवस्था है वह काफी कमजोर है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में भी, और दूसरे तरफ जब हम देखते हैं तो भारत सरकार शिक्षा के बजट पर खर्च करना छोड़ दी। शिक्षा के बजट और निजीकरण का बढ़ावा देना शुरू किया। जब हम नई शिक्षा नीति के तरफ देखते हैं तो ये तो जबरदस्त निजीकरण के तरफ बढ़ावा है। प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक का निजीकरण का एक अच्छा बात करना और उसके पीछे का एक अलग साजिश। लेकिन इस विकसित देशों के साथ साथ यहाँ दो देशों के स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक चाइना है जहां से कोरोना वायरस का शुरुआत होता है। आप जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 की उत्पत्ति चीन के वुहान प्रांत में 10 दिसंबर से हुआ। एक महिला में यह पाया गया। जैसे ही पाया गया, चूंकि समाजवादी रुझान और चाइना जो है पूरा के पूरा वहां के स्वास्थ्य के जो तमाम लोग थे, तमाम समुदाय थे, केंद्रित हुए कि किस प्रकार से हम कोरोना वायरस को रोकें। दूसरे तरफ वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को सारा चीज सच्चाई से बताया कि हमारे यहाँ यह स्थिति है, और पूरे विश्व को बताया कि कोरोना वायरस का महासंकट है। इस महासंकट से निकलने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, आप क्या क्या कर सकते हैं। यही नहीं, अपने संकट को जूझते हुए जब इटली महासंकट का सामना में गया तो इटली में भी वो अपना दवा से लेकर के डॉक्टर तक भेजा। एक दूसरा देश भी है जो काफी छोटा है, आज हर दुनिया के हर लोग उसका चर्चा कर रहे हैं। कैरेबियन सागर में एक छोटा सा देश क्यूबा है जो चिकित्सा में पूरे दुनिया में 5वां स्थान रखता है। जैसे ही इटली में महामारी शुरू हुआ, वहां के डॉक्टरों का एक दल तुरंत ही जो है पीड़ितों के पास इटली के लाम्बार्डी शहर में तुरंत चिकित्सकों का एक दल जो है वहां का भेजा गया। क्यूबा कोविड-19 में खुद जूझ रहा है, उसके बाद भी वहां के डॉक्टर वेनेजुएला, निकारागुआ, जमैका, सुरीनाम और ग्रेनाड में जी तोड़ मेहनत किया। साथ ही साथ 12 अप्रैल की एक घटना है जो पूरे दुनिया के लिए मिसाल है कि बहामास के पास 1000 यात्रियों का एक शिप बहामास में घुसना चाह रहा था जो ब्रिटेन का था, लेकिन बहामास भी नहीं, दुनिया का कोई भी जगह उसको जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहां उस द्वीप में 50 यात्रियों के साथ साथ क्रू मेंबर्स में भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखे। ऐसी स्थिति में क्यूबा उसको जगह दिया, वहां उनका देखभाल किया। उसके बाद 1000 लोगों को उन्होंने हवाई जहाज से उस ब्रिटेन में भेजा जो ब्रिटेन और इटली लगातार अमेरिका के साथ क्यूबा में जो नाकेबंदी से लेके आर्थिक नाकेबंदी से सारा चीज हुआ उसको रोकने का कोशिश किया। लेकिन उसके बाद भी मानवता को देखते हुए क्यूबा के चिकित्सक, क्यूबा देश सबसे आगे आया इस संकट के घड़ी में। आप कह सकते हैं कि वहां का शिक्षा सामाजिकता के साथ जुड़ा है, मानवीय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ जुड़ा हुआ है, मार्क्सवादी चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए क्यूबा और चाइना ऐसे देश इस महामारी के संकट में पूरे विश्व के साथ थे। अब हम बात करेंगे अपने देश के 2 राज्य का। एक राज्य केरल, जहां सबसे पहले कोविड का आगमन हुआ, लेकिन वो बहुत सामना सफलता पूर्वक किया, क्योंकि पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ केरल का सुदृढ़ है। यहाँ के सरकार, पंचायती राज एवं समुदाय मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला सामूहिक रूप से कर रहे हैं। केरल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को पहले चरण में ही रोककर वैश्विक स्तर पर शानदार उदाहरण पेश किया। भारत में महामारी के 2-2.5 महीने के बाद भी केरल में इस जानलेवा बीमारी से ग्रसित
393 मरीजों में से 257 पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, अपने घर में लौट चुके हैं। इस संक्रमण के कारण सिर्फ 2 मौत हुई है। केरल में इस बीमारी से लड़ने के लिए 22 से 40 वर्ष तक के 2,92,000 युवा वॉलंटियर्स का फौज तैयार है। केरल की सरकार, वहां का पंचायती राज, वहां के समुदाय इस काम में आगे आकर के काम कर रहे हैं। अब है इस कोविड-19 के उत्पत्ति के काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने गुजरात का, जिस गुजरात के बदौलत भारत में अभी जो सरकार है वो राज कर रही है वाइब्रेंट गुजरात के नाम में। वहां का स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा जो पीड़ित है कोरोना का वो है अहमदाबाद और सूरत में। बड़े तादाद में लोग हैं। स्वास्थ्य सेवा की लचर व्यवस्था है। जब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय में तो इसका 10वां स्थान है, केरल का 11वां स्थान है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम जब केरल को देखते हैं तो केरल का पहला स्थान है। इसका अर्थ है कि जहां सामाजिक मूल्य है, जहां शिक्षा के साथ मानवता को जोड़ा गया है, जहां समाजवाद है जिस राज्य में, वहां तो हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है। लेकिन इसी देश में जो पूंजीवाद का पहल करने वाले राज्य हैं, जिसको वाइब्रेंट गुजरात के नाम से जा रहा था, वो कोरोना वायरस के सामने घुटना टेक दिया। करीब करीब यही स्थिति जो है आपका विकसित देशों का भी है, जहां पूंजीवाद के साथ माने आपका शिक्षा की स्थिति बदतर हो गई। दूसरी तरफ जब हम केरल में देखते हैं तो केरल में जो प्रवासी मजदूर है उसको अतिथि मजदूर कहा जाता है। उनके लिए पूरी तैयारी है कि उनका देखभाल, उनके भाषा में पोस्टर बना है, भाषा में हर चीज बना है और बताया जा रहा है कि आप रुके, आपको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गुजरात में बिहारी मजदूर भोजन के लिए रोड पर निकल गए। इससे समझ में आता है कि माने जहां प्रगतिशील सरकार है, जहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, वहां पर काम अच्छा होता है। हम यहाँ शिक्षा के साथ सारे चीजों को जोड़ सकते हैं कि शिक्षा में जहां मानवता है, शिक्षा में जहां सामूहिकता है, शिक्षा में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जगह आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 के बाद के शिक्षा में प्रकृति को भी जोड़ना होगा। प्राकृतिक संसाधनों के लूट भी एक बड़ा चुनौती है। आने वाला शिक्षा में अगर मानव समाज को बचाना है तो जल, जंगल, जमीन के बारे में समग्र सोच करना होगा। प्रश्न करने की क्षमता को विकसित करना होगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ। लोगों को एक दूसरे के योग्यता एवं कुशलता को कद्र करना होगा। सभी को जीने का अधिकार पर बात करना होगा। सभी को इस पृथ्वी पर रहने के अधिकार है। समानता और समान वितरण पर बात करना चाहिए। आज दुनिया में विषमता बढ़ रहा है। ऐसा शिक्षा होगा जो विषमता के विरुद्ध संघर्ष करे। मानवता एवं मानवीय चेहरा को शिक्षा में प्रधानता देना होगा। ज्ञान एक प्रक्रिया है। अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है एवं 0 डिग्री पर बर्फ हो जाता है तो ऐसा कैसे होता है, उसके प्रक्रिया पर जाना होगा। इसका मतलब शिक्षा में प्रक्रिया पर जाना होगा, उत्पाद पर नहीं। कोविड-19 के बाद प्रक्रिया आधारित शिक्षा पर ध्यान देना होगा, अर्थात प्रक्रिया, कंटेंट्स, मेथड, मेथोलॉजी, बाह्य प्रक्रिया का मतलब कर सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। स्कूली शिक्षा में हम किसी बात को कर सीखेंगे। जब हम महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाएंगे, मन से भी सीखेंगे और करके भी सीखेंगे। शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना होगा। छात्र प्रश्न करेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। शिक्षकों की भूमिका मार्गदर्शक की होगी, मेंटर की होगी, का होना चाहिए। आज का शिक्षा शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक बोलते हैं, छात्र सुनते हैं। जो छात्र प्रश्न करते हैं, शिक्षक उनको बुरा मानते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा का अर्थ लोकतांत्रिक स्कूल, जहां छात्र राजनीति, विज्ञान और दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। आज भी शिक्षा में शिक्षक बोलते हैं। जहां शिक्षक अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे तरह से समझ जाते हैं। इसलिए शिक्षा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना बहुत ही जरूरी है। अब हमारे यहाँ वर्तमान सरकार ऐसी शिक्षा बहाल करना चाह रही है जिसमें अंधविश्वास भरा हो, मंदगरंद बातें हो, जो रटन विद्या हो, जिसमें शिक्षक बोले। लेकिन इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है।
आज का परीक्षा भी जो है ना, वो प्रशासन और जो रूलिंग क्लास है उसका एक वीपन है, हथियार है, जो इसका इस्तेमाल बच्चों को फेल करने में करता है। एक तरफ हम कहते हैं सबका शिक्षा, सब बच्चों का शिक्षा, और दूसरे तरफ हम बच्चों को फेल करने का बात करते हैं। शिक्षा अधिकार कानून में, इस कानून में इसमें सुधार हुआ था कि 8वां क्लास तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ और उसको फेल भी नहीं करना है, लेकिन आज फिर वो घूम करके आ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा, आज ये स्थिति है कि भारत के बहुत सारे मेधावी बच्चे पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सारा जगह जाते थे, और उनके जो अभिभावक है वो बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे बच्चे विदेश में हैं। लेकिन आज कोविड-19 में सबसे ज्यादा संकट उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। आने वाले दिन में उनको लौटना होगा, भारत में व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में शामिल होना होगा, सृजनशीलता में शामिल करना होगा, और नए भारत के गढ़ने में भी उनको उत्तरदायित्व लेना होगा। आज का युग तकनीकी युग है, हम कहते हैं ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। विकसित देशों में शिक्षा में पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत ऐसे जगह में भी तकनीकी का इस्तेमाल शिक्षा में हो रहा है। हम कोविड के समय में तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी ही मुख्य नहीं हो सकता है शिक्षा में। अगर तकनीकी मुख्य नहीं हो सकता, क्योंकि मानवीय मूल्य, सामाजिक मुद्दा, इसका हल तो तकनीकी नहीं कर सकता है ना। इस हल को हम उठ करके, बैठ करके, समझ करके, चर्चा करके इस हल को हम कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा जो है वो उसमें तकनीकी प्रधान नहीं हो सकता, बल्कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी जो है सप्लीमेंट कर सकता है, मेन रोल में कभी भी नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक स्कूल और क्लासरूम, ये दोनों का कोई अलग चैलेंज नहीं है। क्लासरूम रहना ही पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि वहां चर्चा मंडल होगा, बच्चा समूह में सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बेहतर समाज बनाने का कोशिश करेंगे। इसलिए लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था और विकसित देश जो है ज्यादा इसी पर जोर दिया। यही कारण है कि आज वहां कोरोना वायरस के समय में एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि लोग व्यक्तिवादी हो गए, समाज को नहीं समझते हैं, नीड और ग्रीड को नहीं समझते हैं। दूसरी बात, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा। कोविड-19 के बाद सरकार बहुत लोकप्रिय कर रही कि हम ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे, ऑनलाइन का बढ़ावा दे रहा है। ऑनलाइन होना भी चाहिए, इस समय तो ऑनलाइन छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मेन एजुकेशन का विकल्प कभी नहीं हो सकता, उसका सहयोगी हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, तो ये इसके पीछे सरकार की एक साजिश है कि हम बड़े पैमाने पर शिक्षक को हटा देंगे, शिक्षक की नियुक्ति को खत्म कर देंगे। तो इस तरह की स्थिति के तरफ वो जा रही है। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन में 85% जो गांव के बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेंगे, जहां आज भी बिजली नहीं है, जो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास एंड्रॉयड उस ढंग का मोबाइल भी नहीं होगा जिससे वो कर सकेंगे। इसलिए आज भी ऑनलाइन एजुकेशन हो कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्य शिक्षा हमारा मांग होगा, और शिक्षक बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जरूरत है। उस शिक्षा में भी आगे थे। दोस्तों, आए पूर्व में भी हम शिक्षा के लिए संघर्ष किए हैं, और कोविड-19 के बाद भी सबके शिक्षा के लिए, मानवता के शिक्षा के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। जब हम विज्ञान एवं वैज्ञानिक चेतना की बात करते हैं, तो यह शिक्षा से अलग नहीं है, बल्कि शिक्षा में हर विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह साहित्य हो, समाजशास्त्र हो या राजनीतिक शास्त्र हो। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व देखा था कि मंगलयान भेजने के पूर्व वैज्ञानिक नारियल फोड़कर पूजा कर रहे थे। वो वैज्ञानिक के पास नॉलेज है, क्षमता है, सारा चीज है, लेकिन उनमें वैज्ञानिक चेतना का अभाव है। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश में आज भी 34 करोड़ लोग असाक्षर हैं। वो असाक्षर कौन है? वो बड़े पैमाने पर देश के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो राजमिस्त्री हैं, जो बढ़ी के कारपेंटर के काम करते हैं, जो कुम्हार के काम करते हैं। लेकिन एक राजमिस्त्री जो असाक्षर होते हुए भी एक विशाल मकान खड़ा कर देता है। किसान मौसम, आसमान देख करके बता देता है कि कब वर्षा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, सारे चीजों को वो पानी के बारे में बता देता है, सारे चीज। तो उनके पास नॉलेज है, लेकिन उनके पास जो अक्षर ज्ञान है वो नहीं है। तो वैज्ञानिक चेतना सिर्फ विज्ञान जानने से नहीं हो सकता। वैज्ञानिक चेतना के लिए विश्लेषण की जरूरत है। दोस्तों, हम
लगातार कोविड के बाद आम लोगों के शिक्षा के लिए, पूरे समुदाय के शिक्षा के लिए, शोषित वंचित के शिक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये कहते हुए आप तमाम लोगों को पुनः अभिनंदन करते हुए हम अपने बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।